वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ आरडब्ल्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जल्दी से एक बार सेशन ज्वाइन कर लो, देन विल स्टार्ट। और अगेन आज का टॉपिक मेमोरी रहेगा, जो हमने कल पढ़ा था उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार फटाफट से सेशन ज्वाइन कर लीजिए और मुझे ऑडियो एंड वीडियो दोनों के बारे में बता दो। सब क्लियर है तो हम आगे सेशन शुरू कर रहे हैं। ओके जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अगर कल कल किसी को कोई डाउट है तो हम पहले डाउट पर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कल का किसी को कोई डाउट है तो बताइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एनी टॉपिक कुछ डाउट रहा हो किसी को कल? तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी को हमने 3 भागों में बांटा था, प्राइमरी, सेकेंडरी और कैशे मेमोरी। फिर प्राइमरी मेमोरी को हम कह रहे थे मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी, मुख्य मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल, जिसे बाहर से जोड़ते हैं, और ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। और तीसरा पार्ट कैशे मेमोरी था, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है। ओके, और अगर हम बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी के डिफरेंस में, तो हमने ये पढ़ा था कि प्राइमरी मेमोरी जो है उसकी फाइल्स को सीपीयू डायरेक्ट एसेस कर सकता है, डायरेक्ट उसकी फाइल्स को उठा सकता है, इसीलिए प्राइमरी मेमोरी फास्ट हो जाती है। और प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी मेमोरी के जैसे काम करती है और सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट होती है। और सेकेंडरी मेमोरी स्लो होती है और वॉलेटाइल प्राइमरी मेमोरी होती है। और वॉलेटाइल का मतलब था डाटा का उड़ जाना अगर बिजली चले जाए तो। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी को हमने 2 भागों में बांटा था, रैम एंड रोम। उन दोनों में हमने डिफरेंसेस पढ़े थे। तो हमने ये देखा कि जो सिस्टम की फाइल्स हैं वो किसके अंदर पड़ी होती हैं, तो सिस्टम की फाइल्स रोम में पड़ी होती हैं और यूजर की फाइल्स रैम में पड़ी होती हैं। ये बात हम लोगों ने कल पढ़ी। उसके बाद हम लोगों ने रैम को आगे 2 भागों में बांटा, एस रैम और डी रैम। इनके बारे में हमने कुछ चीजें पढ़ी और आगे आज भी हम लोग कुछ चीजें और एस रैम और डी रैम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए। अब किसी को कोई डाउट है कल से रिलेटेड तो मुझे बताओ, नहीं तो फिर आगे सेशन आगे शुरू करेंगे। ठीक है, अरे एमबीआर एमडीआर में आएंगे ना, रजिस्टर्स के टाइप हैं वो, अभी रुक जाओ। चलो, तो थोड़ा सा एस रैम और डी रैम को और आगे पढ़ते हैं। एस रैम डी रैम क्या था? तो रैम को हमने 2 भागों में बांट दिया था, एस रैम और डी रैम। एस रैम और डी रैम, तो कल तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि एस रैम जो है वो कहाँ यूज हो रहा है। एस रैम कहाँ यूज होता है, कौन यूज करता है एस रैम को? तो एस रैम को कैशे मेमोरी यूज करती है। कैशे मेमोरी के अंदर हम एस रैम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कैशे मेमोरी किससे बनी हुई है? कैशे मेमोरी फ्लिप फ्लॉप से बनी है, हमने ये पढ़ा था। और फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप एक 1 बिट एंटिटी है। 1 बिट, 1 बिट का ऑलरेडी मतलब 0 एंड 1 ही होता है। ठीक है, 0 एंड 1 ही होता है। उसके बाद दूसरा डी रैम। डी रैम के लिए हमने बात की, तो डी रैम किस में इस्तेमाल होता है? तो डी रैम मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी में इस्तेमाल किया जाता है, यानी हम कह सकते हैं रैम के अंदर। ये बातें हम लोगों ने कल पढ़ी थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कैशे मेमोरी मेन मेमोरी से फास्टर है, इसीलिए एस रैम ज्यादा तेज हो जाती है। ठीक है, तो एस रैम ज्यादा फास्टेस्ट हो जाती है, ये हम लोगों ने कल बात पढ़ी थी। और कुछ और चीजें हमने इंक्लूड की थी इसके अंदर। क्या और पॉइंट क्या था? कि एस रैम जो है वो ज्यादा तेज है, एस रैम फास्टर है डी रैम से, ये भी हमने पढ़ा था कल। अब थोड़े से और चीजें पढ़ते हैं इनके बारे में। क्या वो देखिए कि क्यों लो डेंसिटी और हाई पावर कंजप्शन, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। थोड़ी सी ये चीजें लिखते हैं। ठीक है, चलिए एसराम के बारे में देखिए। एसराम के अंदर ज्यादा ट्रांजिस्टर्स, 6 ट्रांजिस्टर्स का हम इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा ट्रांजिस्टर्स की वजह से ज्यादा जगह घेरता है।
ज्यादा जगह घेरता है, ठीक है। इसकी वजह से अब क्या हुआ, जो आप लोगों को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था ना, पावर कंजप्शन और डेंसिटी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो चिप में कम डेटा स्टोर करता है, तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम। स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, ठीक है जी। तो एसराम में हम क्या करते हैं, एसराम की अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें कि एसराम कैसे बना हुआ है, तो इसके अंदर हम 6 ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम 6 ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हुआ कि इसमें ज्यादा ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने लगा, जिसकी वजह से क्या हो गया कि ये ज्यादा जगह घेरने लगा, ठीक है। ट्रांजिस्टर ज्यादा यूज हो रहे हैं जिसकी वजह से ज्यादा जगह घेर रहा है। तो ज्यादा जगह घेर रहा है तो क्या हो गया, इसमें डाटा कम स्टोर होगा, यानी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाएगी। तभी हम बात कर रहे थे वॉल्यूम की, है ना। तभी हम लोगों ने बात की थी, देखो डेंसिटी की जब हमने बात की थी तो डेंसिटी एस रैम की लो थी, ये रीजन है। तो डेंसिटी यानी घनत्व था, वॉल्यूम था ना, तो इसीलिए वो कम था। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे ज्यादा ट्रांजिस्टर हम इस्तेमाल करते हैं इसलिए, ठीक है। तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, यहां तक बात सबको समझ में आई। तो हम आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट डी रैम। डी रैम के बारे में हमने कल ये पढ़ा कि डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, और डी रैम के अंदर हम एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। अब डी रैम के बारे में पढ़ते हैं जरा। डी रैम में क्या है, तो डी रैम में 6 ट्रांजिस्टर नहीं है, एक ही ट्रांजिस्टर है और एक ही कैपेसिटर है। तो इसमें कम हार्डवेयर है, कम हार्डवेयर की वजह से, अब कम हार्डवेयर है तो कम जगह घेरेगा, कम जगह घेरता है। तो कम जगह घेरेगा तो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो ज्यादा डाटा स्टोर किया जाता है, ज्यादा डाटा स्टोर किया जाता है, सीधी सी बात हो गई, ठीक है। और डी रैम की अगर हम बात करें कि डी रैम के अंदर कंस्ट्रक्शन की बात करें कि क्या उसका स्ट्रक्चर रहता है, तो डी रैम के अंदर हम यूज करते हैं एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर, एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो छोटा है, कम है, जिसकी वजह से इसमें डाटा स्टोरेज ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम इस टेबल पर आते हैं, इस टेबल को समझते हैं, तो एस रैम और डी रैम, एस रैम और डी रैम, डी रैम को हम बार बार रिफ्रेश करते हैं, एस रैम स्टैटिक होता है तो वो स्टेबल रहता है। तो डेंसिटी मतलब घनत्व यानी वॉल्यूम। तो अभी इसका ज्यादा क्यों है, कम क्यों है, उसका मैंने आपको रीजन दे दिया, क्योंकि अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, एस रैम का स्ट्रक्चर ज्यादा बड़ा है, इसके अंदर 6 ट्रांजिस्टर्स यूज हो रहे हैं इसीलिए। और डी रैम के अंदर हम एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, इसीलिए एस रैम की लो डेंसिटी हो जाती है और डी रैम की हाई डेंसिटी हो जाती है। अगर हम स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो वो भी कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि इसका हार्डवेयर स्ट्रक्चर ही बड़ा है इसलिए, और इसमें इसका स्ट्रक्चर छोटा है इसलिए स्टोरेज कैपेसिटी हाई हो जाती है। और पावर कंजप्शन यानी बिजली का इस्तेमाल कितना करता है, तो बिजली का इस्तेमाल हाई रैम ज्यादा, एस रैम ज्यादा करता है और डी रैम कम। और रिफ्रेश तो स्टैटिक है तो स्टेबल रहेगा, तो उसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एस रैम को हम रिफ्रेश नहीं करते हैं और डी रैम को हम रिफ्रेश करते हैं। उसके बाद कहाँ यूज किया जाता है, एस रैम का इस्तेमाल हम कैशे मेमोरी में करते हैं और डी रैम का इस्तेमाल हम मेन मेमोरी में करते हैं। इस एक टेबल से हिम्मत वो उसके काम करने का तरीका है। अब तुम मुझे कहो कि मैम आप ना हैंड रिटन क्यों पढ़ा रहे हो, आप पीपीटी से क्यों नहीं पढ़ाते, क्योंकि वो मेरा पढ़ाने का तरीका है, तो इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर।
इसके स्ट्रक्चर की वजह से हमें रिफ्रेश करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर भी है और ट्रांजिस्टर भी है। यहाँ पर देखो तो सिर्फ इसका सिर्फ यहाँ पे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, ये रीजन है। चलिए नेक्स्ट, आगे हम लोग डी रैम को, हमारे पास एक एस डी रैम भी है, एक DDR भी है। तो सबसे पहले इनका फुल फॉर्म, वो आपने उस नंबर से लॉग इन किया हुआ है इसीलिए आपका नंबर शो करता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे चलो एस डी रैम। सबसे पहले आप लोग मुझे बताएंगे एस डी रैम का फुल फॉर्म, जिसको पता हो। हम एस डी रैम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेल कांस्टेबल में हमारे पास एस डी रैम का फुल फॉर्म आया था, हमारे पास सिर्फ एस डी रैम का फुल फॉर्म आया था, और DDR जो है उसके ऑप्शंस में दे रखा था, हम इसीलिए एस डी रैम को पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेल कांस्टेबल में उन्होंने एटलीस्ट इसका फुल फॉर्म तो पूछ ही लिया था। तो एस डी रैम का फुल फॉर्म होता है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दोनों फास्टर हैं, जो डी रैम है वो पुराना है, उससे फास्टर है। एस डी रैम डी रैम से ज्यादा तेज है, और ये डाटा डबल रेट है, तो ये तो 2 टाइम फास्टर हो जाता है, ये एस डी रैम से भी ज्यादा तेज है, ठीक है। अब DDR का फुल फॉर्म क्या है, DDR एस डी रैम, डबल डाटा रेट, DDR एस डी रैम। डबल डाटा रेट एस डी रैम, ठीक है। इसमें सिर्फ स्पीड का फर्क है। अच्छा, आज भी हरियाणा जीके की क्लास नहीं है सर, ऑफ पे होंगे, मे बी सर किसी काम से गए होंगे, इसलिए नहीं हुई होगी हरियाणा जीके की क्लास। हो जाएगी हरियाणा जीके की क्लास, हरियाणा जीके तो पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। चलिए इधर पढ़िए। हाँ जी, ये बात क्लियर हो जाती है सबको। एस डी रैम डी रैम से ज्यादा फास्टर है, ठीक है। ये ट्रांसफर किस लिए, मतलब हम इसको बेटर एफिशिएंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आए, ज्यादा अच्छी स्पीड आए, उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बेटर एफिशिएंसी के लिए एस डी रैम का हम इस्तेमाल करते हैं, और इसकी एफिशिएंसी ज्यादा ही है, बेटर एफिशिएंसी देन ओल्डर डी रैम। पुराने वाले डी रैम से ये बेटर है क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। और DDR में बात कर रहे हैं तो फुल फॉर्म ही देखो, डबल डाटा रेट है, तो यानी ये ज्यादा स्पीड से काम करेगा, ठीक है। अब दोनों की स्पीड भी लिख दूं मैं, किस में मेजर करते हैं, दोनों की स्पीड भी मैं लिख देती हूँ आप लोगों को। चलिए लिख लीजिए, दोनों की एक एक पॉइंट लिख लीजिए दोनों पर। एस डी रैम कितनी क्लॉक स्पीड पर काम करता है और DDR कितने पे करता है। तो एस डी रैम काम करता है ट्रांसफर्स डेटा 1 पर क्लॉक साइकिल, और DDR एस डी रैम करता है ट्रांसफर्स डेटा 2 पर साइकिल, ठीक है। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो हमारे पास HSSC में इनके क्वेश्चन नहीं आए हैं डेफिनेशन के, हमारे पास क्वेश्चन सिर्फ फुल फॉर्म का आया है, ठीक है, हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन फुल फॉर्म का आया है, ओके जी। तो अगर हम क्लॉक स्पीड की बात कर रहे हैं तो क्लॉक स्पीड मतलब होता है एक गिवन क्लॉक पर, क्लॉक 1 होती है, 1 क्लॉक होती है। तो जब आप क्लॉक मतलब ट्रिगर कर रखा है तुमने, 1 दे रखा है, इनपुट चल रहा है, तब कितने नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस जेनरेट होते हैं, ये मतलब है इसका, ओके। तो अभी हमें बस इतनी बात समझ में आ रही है कि एस डी रैम जो है वो ज्यादा फास्टर है,
एस मतलब हमें सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, टेक्निकल टर्म्स में ना जाएं, तो मुझे ये समझ में आता है कि एस डी रैम डी रैम से ज्यादा तेज है। डी रैम पुराना वर्जन था, एस डी रैम उससे नया है, तो एस डी रैम ज्यादा तेज काम करेगा। और अगर हम डीडीआर की बात कर रहे हैं तो ये ट्वाइस पर साइकिल काम कर रहा है, यानी ये तो उससे भी ज्यादा तेज है। ठीक है, चलिए यहां तक सबको बात समझ में आई है, ये बताओ। हाँ, डीडीआर ज्यादा तेज है, ट्वाइस में काम कर रहा है ना, तो ज्यादा तेज है। ये सबसे अच्छा तरीका है, पीपीटी से बेटर होता है कि हम लिख कर पढ़े। अगर मैं लिख रही हूं तो आप लोग भी नोट डाउन करो, तो साथ साथ चीजें लर्न हो जाती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमने बात की थी कि हमने रोम, अगली मेमोरी आती है रोम। हमने रैम को दो भागों में बांट लिया और आगे एस डी रैम और डीडीआर के बारे में पढ़ लिया। अब आगे हम रोम को तीन भागों में बांट रहे हैं। इस पर मैंने बात की थी आपसे कल। कल हम लोगों ने सिर्फ फुल फॉर्म पे इसको ड्रॉप किया था, अब आगे पढ़ेंगे। तीन भागों में हमने इसको बांटा, और तीन भाग कौन से थे? पी रोम, ईपी रोम और डबल ई प्रोम। ये इसके तीन भाग थे। ठीक है जी, रोम के तीन भाग थे, पी रोम। कुशल टंडन, तुम चिंता मत करो सिलेबस को लेकर, ठीक है, सिलेबस को लेकर चिंता मत करो। जब मैं 4 साल का सिलेबस 3 महीने में पूरा करा सकती हूँ ना, तो आपका सिलेबस इतना बड़ा है ही नहीं। क्योंकि अभी 1-1 घंटे की क्लास लग रही है, बिकॉज थोड़ा सा आप मेरे साथ जुड़ जाइए, उसके बाद हम ज्यादा आवर्स की क्लासेस कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। ये बात है। पी रोम का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये हमने कल भी बात की थी। और ईपी रोम मतलब क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म है। और डबल ई प्रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसको हमने कल भी बात की थी। लेकिन अब यहां पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अभी तक मैंने आपको ये समझाया था कि भाई रोम जो है वो खाली रीड ओनली मेमोरी है। मैंने ये बात बताई। हिम्मत 2 मिनट वेट करो, मैं अभी बात करती हूँ उस बारे में भी। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि रोम जो होती है वो जिसमें सिस्टम की फाइल्स होती हैं जो परमानेंट है, उसमें हम एडिटिंग नहीं कर सकते। हम तो यही पढ़ रहे थे कि रोम जो होती है उसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो ये तो सिर्फ इसमें फाइल जो होती है उनको हम रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई, यानी उसमें बदलाव तो हम कर ही नहीं सकते। लेकिन अब मैं अपनी बात चेंज, हाँ एम रोम भी होता है, मास्ड रीड ओनली मेमोरी। रुक जाओ अभी। तो फिर इन तीनों में हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन वो चेंजेस करने वाले हम नहीं होते। वो चेंजेस करने वाले कौन होते हैं? प्रोग्रामर्स होते हैं, वो डेवलपर्स होते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर, यानी जब कंप्यूटर्स बन रहे हैं तब किया जाता है। ठीक है, जैसे पी रोम की बात करूं तो यहां पर हमको दिख रहा है कि यहां पर सिर्फ प्रोग्रामेबल लिखा हुआ है। प्रोग्रामेबल मतलब आप इस फाइल को सिर्फ एक बार प्रोग्राम कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि आपके पास एक पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव इसका एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन समझने के लिए, आप हमारे पास एक पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव के अंदर कुछ फाइल्स पड़ी हैं। ठीक है, अभी फाइल्स पड़ी हुई है, मतलब वो प्रोग्राम्ड है, उसके अंदर फाइल्स पड़ी हुई हैं। अब मैं उन फाइल्स को डिलीट कर सकती हूँ। कर दिया मैंने डिलीट। ठीक है, तो मतलब मैंने क्या किया? फाइल को इरेज किया। अब मैंने उसमें 4 नई फाइल्स और लोड कर दी, यानी मैंने क्या किया?
इरेज करने के बाद उसको रीप्रोग्राम किया, दोबारा से नई फाइल्स लेकर आई, ये टर्म है इरेजिंग और रीप्रोग्रामिंग की, ठीक है। तो जब हम पीरॉम की बात करते हैं तो यहां पर प्रोग्रामेबल है, यानी सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जाता है, सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जाता है। और कौन करता है इन्हें प्रोग्राम? करने वाले प्रोग्रामर्स होते हैं, हम नहीं हैं, प्रोग्रामर्स हैं, यानी जो डेवलपर्स हैं, जो इनको बना रहे हैं। करने वाले कौन है? प्रोग्रामर्स, वो करेंगे, हम नहीं। तो तुम इसको दोबारा से डिलीट नहीं कर सकते हो, ये सिर्फ एक बार प्रोग्राम होगा, बस डिलीट नहीं हो सकता। ओके, अब आगे चलो, यहां पर क्या लिखा है? यहां पर देखो क्या लिखा है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल। फुल फॉर्म से ही इनकी डेफिनेशन निकल जाएगी। तो मैं वही ट्रिक्स आपको बता रही हूं, वही डिस्कस कर रही हूं, हमें रट्टा नहीं लगाना है, बात सीधी सी है। तो इरेजेबल और प्रोग्रामेबल मतलब इन्हें इरेज किया जा सकता है, इरेज किया जा सकता है, इरेज किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रामेबल भी लिखा हुआ है, यानी इसको दोबारा से रीप्रोग्राम भी कर सकते हो और रीप्रोग्राम भी। लेकिन ये दोनों कामों के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? अल्ट्रा वायलेट रेस का। किसके जरिए कर पाओगे? अल्ट्रा वायलेट रेस, यानी यूवी रेस। अब घर में तो यूवी रेस हम इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, एक अमाउंट की यूवी रेस डाली जाती है, जिसके बाद डाटा इरेज हो जाता है, उसके बाद तुम उसमें नई फाइल्स लोड कर सकते हो, ऐसा काम होता है। ओके, तो यहां पर फुल फॉर्म में ही इरेजेबल और प्रोग्रामेबल था, यानी इन फाइल्स को इरेज करके हम दोबारा से नई फाइल्स इसमें लोड कर सकते हैं। लेकिन ये काम करने के लिए हमें अल्ट्रा वायलेट रेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर एडिटिंग हो रही है तो वो हमारे द्वारा नहीं हो रही। हम कौन है? हम एंड यूजर्स हैं, नॉर्मल यूजर्स हैं। ये भी कौन करेगा? डेवलपर्स यानी प्रोग्रामर्स करेंगे, ठीक है। अब आओ यहां पर, इसमें भी इरेजेबल और प्रोग्रामेबल लिखा है, तो मतलब इन्हें भी इरेज किया जा सकता है, कैन बी इरेज्ड, और रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है, रीप्रोग्राम और इरेज किया जा सकता है। लेकिन किसके जरिए किया जाएगा? कैन बी इरेज्ड और रीप्रोग्राम किसके जरिए किया जाएगा? थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके जरिए? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कुछ अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी डाली जाएगी जिससे डिलीट होगा डाटा, जिससे डिलीट होगा डाटा। ओके, और उसके बाद आप उसको रीप्रोग्राम करोगे। ये बड़ा पंगा होता है, अगर मैं हिंदी में लिख दूं तो इंग्लिश वाले चिल्लाते हैं, इंग्लिश में लिख दूं तो हिंदी वाले चिल्लाते हैं। फिर मुझे लास्ट एंड ऐसा लगता है कि मुझे पीपीटीज ही लानी चाहिए, लास्ट ये हो जाता है। देखो इसको पढ़ो एक बार, अगर आपको समझ में आ गया है तो देखो। ठीक है, फाइल भी हमारी आ गई है, फिर आपसे क्वेश्चंस भी पूछने हैं मुझे। नहीं, डबल ई प्रॉम का एग्जाम्पल मदरबोर्ड है, पेन ड्राइव तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। हाँ, कल ऑब्वियसली क्लास होगी। कल क्या है? कल ऐसा क्या है मुझे बताओ, समथिंग। चलो अब आगे चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे डाटा स्टोरेज हिरारिकी। डाटा स्टोरेज हिरारिकी तो नहीं है, मेमोरी की हिरारिकी है। कई बार हिरारिकी में इसको अरेंज करना आ जाता है, जैसे मेमोरी यूनिट में आता है ना, सेम वैसे। देखिए, तो सबसे पहला कौन होता है? सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर। उसके बाद कौन आता है? कैशे। उसके बाद कौन आता है? प्राइमरी मेमोरी। उसके बाद कौन आता है? सेकेंडरी मेमोरी।
और उसके बाद आता है क्लाउड्स। ये हिरार्की है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि सबसे फास्टेस्ट कौन है, तो सबसे तेज मेमोरी है कैशे, और सबसे छोटी भी है, ठीक है। इस हिसाब से सबसे स्लो कौन होगा, क्लाउड्स। क्लाउड्स यानी वन ड्राइव, वन ड्राइव, आई क्लाउड, वो, ठीक है, क्लाउड्स वो होते हैं। तो स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट रजिस्टर है, तो ये सबसे तेज है और ये सबसे स्लो होगा। ये हिरार्की हम याद रखेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस पर बात करते हैं। मेरी फाइल आ गई होगी तो बात कर लेते हैं। चलिए, यहां तक सबको बात क्लियर हो चुकी है। कुछ ज्यादा देखो, एडवांस में जाओगे तो हिंदी भी नहीं आएगी वहां पर, फिर क्या करोगे, ये भी तो बात है। तो ये तो सिंपल लैंग्वेजेस है ना। चलिए, तो हम लोगों ने ये बात ऑलरेडी पढ़ ली कि टाइप्स ऑफ मेमोरी, रैम रोम, एस रैम, डी रैम, पी रोम, ई रोम, डबल ई प्रोम, ठीक है। इसके बाद जिनको हिंदी में चाहिए मैंने यहां पर कन्वर्ट कर दिया है, तो आप यहां से उठा सकते हैं। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डाटा डा, डेटा ट्रांजिस्टर में संग्रहित किया जाता है और उसके लिए निरंतर बिजली के प्रवाह की आवश्यकता होती है, ओके। इसीलिए निरंतर बिजली के कारण एसराम को संग्रहित किए जा रहे डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, ओके। तो अब मेरे पास हिंदी में भी है, तो अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद ये बायलैंग्वेज चीजें हो जाएंगी। एसराम को स्टैटिक स्टैटिक कहा जाता है क्योंकि डेटा को बरकरार रखने के लिए किसी बदलाव या कार्रवाई यानी रिफ्रेशिंग की आवश्यकता नहीं होती, और इसका उपयोग कैश मेमोरी में किया जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, स्टैटिक रैम के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। स्टैटिक रैम ज्यादा तेज है डी रैम से। उसके बाद स्टैटिक रैम टेक्स लेस पावर टू परफॉर्म, तो इसे कम बिजली की आवश्यकता पड़ती है, वो मैंने आपको टेबल के फॉर्म में ही बता दिया है। स्टैटिक रैम की एडवांटेजेस क्या है। स्टैटिक रैम की एडवांटेजेस क्या है कि स्टैटिक रैम हैज लो पावर कंजप्शन, जो हम लोगों ने टेबल में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो स्टैटिक रैम में बिजली की खपत कम है। स्टैटिक रैम हैज फास्टर एक्सेस स्पीड देन डी रैम, स्टैटिक रैम की एक्सेस गति डी रैम की तुलना ज्यादा तेज है। और एस रैम स्टोर ईच बिट ऑफ डाटा इन फ्लिप फ्लॉप सर्किट, कि एस रैम डेटा के प्रत्येक बिट को फ्लिप फ्लॉप सर्किट में संग्रहित करता है, जो इसे डी रैम की तुलना में तेज और अधिक महंगा बताता है, ठीक है जी। डायनेमिक रैम, डाटा इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है। तो डी रैम में कैपेसिटर एक ट्रांजिस्टर दोनों यूज होते हैं। अब डी रैम में डेटा संग्रहित करने वाले कैपेसिटर धीरे धीरे ऊर्जा छोड़ते हैं, तो मतलब ये धीरे ग्रेजुअली डिस्चार्ज करते हैं ये, जिसकी वजह से ऊर्जा नहीं होने के कारण इन्हें बार बार इनका डाटा खो जाता है और इन्हें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। डायनेमिक डी रैम को डायनेमिक कहा जाता है क्योंकि डेटा को बरकरार रखने के लिए निरंतर बदलाव या कार्यवाही यानी रिफ्रेश की आवश्यकता होती है, ठीक है जी। एसरैम में हाई पावर कंजप्शन ही है। एसरैम में हाई पावर कंजप्शन ही है। देखो यहां पर हाई डेंसिटी प्लस लो पावर, टेबल में क्या हुआ है।
तो चेंज कर लो, लो हाई। नहीं यार, एक मिनट रुको, मैं इसको चेक कर लूँ, ऐसा क्यों गड़बड़ आ रहा है, रुक जाओ। मैंने ठीक ही लिखा था, गलती तो थी नहीं। ये बात सही है, लेट मी चेक वंस, ठीक है, क्योंकि गलत काम नहीं चलेगा। तो करेक्ट कर लीजिए प्लीज। डी रैम में हाई पावर कंजप्शन है, डी रैम की हाई पावर कंजप्शन है, इसकी लो है। ठीक है, इसे प्लीज करेक्ट कर लीजिए, सो सॉरी फॉर दिस। इस पर एक क्वेश्चन भी है, डायनेमिक रैम कंज्यूम्स डैश पावर एंड इज डैश। इस पर एक क्वेश्चन भी है, मैं क्वेश्चन लिख कर देती हूँ आपको, इसे प्लीज करेक्ट कर लो। डायनेमिक रैम कंज्यूम्स, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, डैश पावर एंड इज डैश देन स्टैटिक रैम, ऐसा भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसे नोट कर लीजिए प्लीज। ऑप्शन में है मोर, फास्टर, मोर, स्लोअर, लेस स्लोअर, और डी में है लेस फास्टर। ये बताइए कौन सा सही है। अरे क्या पूछ रहे हो अमरजीत, मैंने आप मैं उस तरफ थी। चलिए, इसको बताइए, इस आंसर को। डायनामिक रैम कंज्यूम क्या करेगा, कंज्यूम मोर पावर करेगा, ठीक है, कंज्यूम मोर पावर करेगा एंड इज स्लोअर देन होगा, स्लोअर देन स्टैटिक रैम होगा, ठीक है जी, ये आंसर होगा। अब इसे करेक्ट कर लीजिए। हाँ जी, एस डी रैम एस रैम से भी ज्यादा तेज है। अमरजीत अपना क्वेश्चन भेज दो, जो भी क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट, एस डी रैम की तुलना डायनेमिक रैम धीमी होती है, ठीक है, और डायनेमिक रैम एस रैम की तुलना कम खर्चीली होती है, डायनेमिक रैम में बिजली की खपत अधिक होती है। यही वाली बात गड़बड़ हो गई थी अभी, बस। चलिए, डायनेमिक रैम की डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी स्पीड स्लो है, इसकी स्लो एक्सेस स्पीड है, डायनेमिक रैम की एक्सेस गति धीमी होती है, डायनेमिक रैम में बिजली की खपत अधिक होती है, ये भी डिसएडवांटेज में आएगा। पावर लॉस, बिजली के चले जाने की स्थिति में डायनेमिक रैम का डाटा खो जाता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखिए। अब टाइप्स ऑफ रोम, रोम के टाइप हमने 3 पढ़े थे, पी रोम, ईपी रोम और डबल ई रोम। पी रोम का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसे उपयोगकर्ता द्वारा प्रोग्राम किया जाता है। अगर हम यहाँ पर उपयोगकर्ता की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर उपयोगकर्ता कौन है? प्रोग्रामर्स हैं। कौन है? प्रोग्रामर्स हैं। ठीक है, तो इन्हें कौन प्रोग्राम करता है? वो प्रोग्रामर। और सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जाता है, ये देखो वंस प्रोग्राम्ड है। सिर्फ एक बार प्रोग्राम होने के बाद इसमें मौजूदा डेटा और निर्देशों को बदला नहीं जा सकता। तो वही बात थी कि सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। और करने वाले प्रोग्रामर्स हैं। नेक्स्ट। क्योंकि आज थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं इसलिए, कि कैपेसिटर है, ट्रांजिस्टर्स है, इसलिए। ठीक है, अब तो हिंदी में भी आ गया। इतनी स्पीड में भी आधे से ज्यादा बच्चों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो जो स्पीड है वो वैसे ही चलेगी। ईपी रॉम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसे पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। ठीक है, तो रीप्रोग्राम कर सकते हैं, तो इसमें इरेज भी हो सकता है और दोबारा से रीप्रोग्राम भी हो सकता है। लेकिन ये दोनों कामों के लिए हम अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल करेंगे। ये आपका की पॉइंट है। ये आपका की पॉइंट है। अब इसे जितनी मर्जी डेफिनेशंस में आप पढ़ लीजिए, बात सीधी सी यही है। ठीक है, इसे पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। इसे डेटा मिटाने के लिए इसे अल्ट्रा वायलेट रे के प्रकाश में रखा जाता है। इसे पुनः प्रोग्राम करने के लिए पिछला सारा डेटा मिटाना पड़ता है। ठीक है, डबल ई प्रॉम में हमने इतनी बात पढ़ी, जो की पॉइंट है वो यही है, कैन बी इरेज्ड और दोबारा से रीप्रोग्राम किया जा सकता है। और उसके लिए हमें किसकी मदद लगेगी? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद लगेगी। ये इसका की पॉइंट है। ठीक है जी, अब उसे आप डेफिनेशंस में उठा लीजिए। क्या? डेटा को विद्युत क्षेत्र लागू करके मिटाया जा सकता है। इसके लिए अल्ट्रा वायलेट रे की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम चिप के लेवल के कुछ हिस्सों को ही मिटा सकते हैं। अब मुझे डाउट बताइए, एक मिनट, कुछ स्टूडेंट्स को कुछ बातें समझ में नहीं आई हैं, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, पहले मुझे डाउट्स बताइए, क्या प्रॉब्लम आ रही है। एनी डाउट प्लीज मुझे बताओ। पहले मैं डाउट्स लेना चाहूंगी, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। डबल ई प्रॉम में पेन ड्राइव नहीं होगी पारस, मैंने ये आपको बता दिया था। और बताइए। यूवी रेज में क्या कंफ्यूजन है? अल्ट्रा वायलेट रेज हैं। देखिए, इनमें ऐसा होता है, ईपी रोम आप तो ऐसा लगे हुए हैं, हम लोगों ने एग्जाम नहीं देना है, हम लोगों ने उसके पूरे हार्डवेयर को खोलकर देखना है कैसे काम करता है, हमें ऐसे चलना है। ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, हमें ऐसे काम नहीं करना है। हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, हमें उसके आंसर्स देने हैं। सीधी सी बात यह है। नहीं, मैंने भी बिनी, मैंने भी अभी गूगल पे चेक किया एक्चुअली, तो उसमें लो पावर कंजप्शन ही दिया हुआ था, तो मैंने वही चेक किया। ठीक है, ऐसा हुआ। तो तुम्हारी बुक में भी ऐसा दिया हुआ है, तो मेरे से भी ये मिस्टेक हुई है अभी, तो आपकी बुक में भी होगा। चलिए।
कुछ क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए प्लीज आंसर करिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रैम, जल्दी बताइए। स्टूडेंट्स इतना क्यों कंफ्यूजन हो रही है आप लोगों को? ये लीजिए, कोई बात नहीं, हम दोबारा देख लेते हैं। देखो सीधी सी बात हम लोगों ने क्या पढ़ी, एक बार और देख लो, नो इश्यूज, एक बार और देख लो। हमने क्या पढ़ा कि ये स्टैटिक है, ठीक है। हमने स्टैटिक और रैंडम में इसको क्लासिफाई किया, प्लीज ध्यान से सुनिए। इसको स्टैटिक और रैंडम में, डायनेमिक में हमने इसको डिवाइड किया, रैम को एस रैम और डी रैम। और हमने ये पढ़ा कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में हम ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, और कितने 6 ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें इसका हार्डवेयर जो है, इसका हार्डवेयर बड़ा है, तो जब इसका हार्डवेयर बड़ा है तो इसकी डाटा स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाएगी। अब जब कोई एक घर है, तो कोई एक घर है जिसमें ऑलरेडी सामान पड़ा हुआ है, तो तुम अपना सामान कैसे रखोगे? बात तो ये है ना। तो उस कमरे की स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाती है, सीधी सी बात ऐसे। तो यहां पर भी 6 ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं, मतलब इसका हार्डवेयर खुद में बहुत बड़ा है। तो ये क्या करेगा, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम है, तुम कम इसके अंदर डाटा स्टोर कर पाओगे, ठीक है। अब ये स्टैटिक है, तो इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि डेटा ट्रांजिस्टर के अंदर संग्रहित होता है, तो इसके लिए निरंतर बिजली का प्रवाह की आवश्यकता होती है। तो मतलब आपको चाहिए कि निरंतर बिजली, कांस्टेंट पावर फ्लो होता रहे, तो जिसकी वजह से इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि निरंतर एक कांस्टेंट डाटा, कांस्टेंट फ्लो हो रहा है पावर का, इसलिए, ठीक है। तो निरंतर बिजली के कारण एस रैम को संग्रहित किए जा रहे डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। उसके बाद एस रैम को हम स्टैटिक कहते हैं। स्टैटिक मतलब कि उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा और हम उसको रिफ्रेश नहीं कर रहे हैं। और स्टैटिक मेमोरी कहाँ यूज हो रही है? कैशे मेमोरी के अंदर यूज की जा रही है। इतनी बात हो गई, यहां तक क्लियर है? अरे अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आया है, लेट मी कंप्लीट, क्योंकि नई क्लासेस हैं, बहुत दिक्कत है, रुक जाओ, ठीक है। मुझे भी मजा नहीं आ रहा कि मैं 4 बार एक चीज को रिपीट कर रही हूं, नहीं, स्टिल थोड़ी देर रुक जाओ। स्टैटिक रैम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहली बात कि स्टैटिक रैम डी रैम की तुलना में तेज है, ये बात तो हमें समझ में आई। क्यों है? क्योंकि स्टैटिक रैम में हमने कैशे का इस्तेमाल किया है, कैशे में स्टैटिक रैम यूज हुआ है और डी रैम में रैम यूज हुआ है, यानी प्राइमरी मेमोरी, और दोनों में से तेज कौन है? कैशे। इसीलिए स्टैटिक रैम डी रैम से ज्यादा तेज है। अगला पॉइंट देखो, स्टैटिक रैम जो है वो लेस पावर टू परफॉर्म करता है, इसको बिजली की आवश्यकता कम है। ओके, स्टैटिक रैम को कार्य करने के लिए कम बिजली की आवश्यकता पड़ती है। अब आ जाओ स्टैटिक रैम की एडवांटेज क्या थी, कि स्टैटिक रैम हैज लो पावर कंजप्शन। अगर वो पावर को कम कंज्यूम करेगा तो वो एक एडवांटेज आ जाती है उसकी। नेक्स्ट, कि स्टैटिक रैम की स्पीड फास्ट है डी रैम से, और ये फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल कर रहा है जो 1 बिट एंटिटी होता है, सिंगल बिट। तो एसडी रैम डेटा के प्रत्येक बिट को फ्लिप फ्लॉप सर्किट में संग्रहित करता है, जो इसे डी रैम की तुलना तेज और अधिक महंगा बनाता है। तो ये महंगा भी है एस रैम, ठीक है जी। नेक्स्ट, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक क्या है? जो बार बार बदलता रहेगा। तो डी रैम में डेटा संग्रहित करने वाले, इसमें हम कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर एक और कैपेसिटर एक, तो मतलब इसका हार्डवेयर जो है वो कम है। तो हार्डवेयर जब कम है तो उसके अंदर डाटा स्टोरेज हो पाएगा, क्योंकि एक कमरा है, अब उसके अंदर उस खुद का सामान कम है, सामान कम पड़ा है, तो मैं और नया सामान उसके अंदर रख सकती हूँ, तो यानी इसकी डाटा स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है। अब इसमें जो ऊर्जा है, यानी जो पावर है, वो धीरे धीरे आ रही है।
धीरे धीरे हम पावर को डिस्चार्ज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कंटिन्यूसली नहीं आ रही है। तो जब कंटिन्यूसली आती है तो आपका डाटा लॉस नहीं हो रहा है, यहाँ पर धीरे धीरे आ रही है। तो ऊर्जा नहीं होने का मतलब यह है कि डाटा खो जाएगा। एक बार आई रुक गई, एक बार आई रुक गई, तो जब आई तब तक डाटा है, जब रुक गई इलेक्ट्रिसिटी आनी, पावर आनी, तब डाटा इरेज हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बार बार रिफ्रेश कर रहे हैं। चलिए, DRAM को हम डायनामिक एज कांस्टेंट चेंज और एक्शन दैट इज रिफ्रेशिंग इज नीडेड, तो यहाँ पे रिफ्रेश करने की आवश्यकता हमको पड़ती है। SRAM की तुलना में डायनामिक रैम धीमी होती है। डायनामिक रैम SRAM की तुलना में कम खर्चीली होती है। ये हमने बात कर ली कि ये DRAM जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और DRAM हायर पावर कंजप्शन, अधिक बिजली की खपत कर रही है, और DRAM जो है वो स्लो एक्सेस स्पीड पर काम करती है और हाई पावर कंजप्शन इसमें हो रहा है। ठीक है, और डाटा इसमें बार बार लॉस हो जाता है क्योंकि इसमें पावर लॉस हो रही है बार बार, इसलिए। ओके जी, चलिए, अब PROM, EPROM और EEPROM हम लोगों ने पढ़ लिया है। चलिए, आप कई स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं, मुझे एक पॉइंट बोलना है आप लोगों को कि हम लोगों के लिए ये नया सब्जेक्ट है, ठीक है, मेरे लिए भी कोई चीज़ नहीं होना तो मुझे भी 2 बार उसको पढ़ना पड़े। आप लोग सोचते हो अभी हम लोग क्लास में आए हैं तो मैम पता नहीं कौन सा जादू कर देंगी और हमारे दिमाग में उसी टाइम फिट हो जाएगा। कोई टीचर ऐसा जादू नहीं कर सकता। जब हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें उस चीज़ को 2 बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप लोग 2 बार नहीं पढ़ रहे हैं तो कमी इधर है, इधर कमी नहीं है। तो आप प्लीज़ इसको 2 बार पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर समझ नहीं आता तो हम बात करेंगे। चलिए, नेक्स्ट, ये हम लोगों ने 3 टाइप पढ़े, और अब आ जाओ चौथी टाइप पर। MROM के बारे में बात कर रहे थे स्टूडेंट। एक और टाइप होता है ROM का, वैसे ये बहुत कम मेंशन्ड होता है। ज़्यादातर अगर हम NCERT बुक्स भी खोलें, क्योंकि हम लोग NCERT बुक्स को फॉलो करते हैं HSSC के लिए, तो HSSC की NCERT बुक्स में सिर्फ 3 ही टाइप मेंशन्ड है, और मोस्टली 3 टाइप मेंशन्ड होती हैं। MROM बहुत कम जगह पर मेंशन्ड है, लेकिन MROM है। और वो क्या है, देखो, MROM यानी मास्क्ड ROM। मास्क ROM क्या है, वो एक तरीके का रीड ओनली मेमोरी है, दैट इज मास्क्ड। मास्क ROM एक प्रकार का रीड ओनली मेमोरी है जिसे उत्पादन के समय ही मास्क कर दिया जाता है। ROM के अन्य प्रकारों की तरह मास्क ROM भी उपयोगकर्ता को इसमें संग्रहित डेटा को बदलने की अनुमति नहीं देता। यानी इसके अंदर भी है, तो ये रीड ओनली मेमोरी का ही टाइप है, लेकिन इसके अंदर भी डाटा को चेंज नहीं किया जा सकता, डेटा में बदलाव नहीं किए जा सकते। अब डाटा में जो बदलाव नहीं कर सकते उनका क्या मतलब है कि भाई यूजर नहीं कर सकते। यूजर कौन है, हम नहीं कर सकते। ठीक है, मास्क मतलब उसको छुपा दिया गया एक तरीके से। मास्क क्यों पहनते हैं, छुपाने के लिए ना चीजें, ऐसे, ताकि वो हम जैसे यूजर्स को ना दिखें चीजें। यदि यह संभव भी हो तो प्रक्रिया कठिन या धीमी होगी। देखो, अगर हमें उसमें बदलाव करने भी हुए तो वो प्रोग्रामर या डेवलपर करेगा, हम नहीं कर सकते। तो अगर हमें चेंज करना है तो वो क्या होगा, वो संभावना या वो प्रक्रिया कठिन होने वाली है और धीमी होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं आफ्टर क्लास आपको कॉल करती हूँ। हाँ, आज मैं आपको सेंड कर रही हूँ। ठीक है सर। हाँ जी, अब हम थोड़े से क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। चलिए, आंसर दीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रैम, ये बताइए इनमें से कौन सा रैम का फीचर नहीं है। बताइए। कल क्लास होगी, संडे को भी होगी, कल भी क्लास है, संडे को भी है। ठीक है, चलिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ रैम, जल्दी आंसर बताइए फटाफट से। सेकेंड आंसर कह रहे हैं, ये क्या कह रहा है, बिजली की आपूर्ति ना होने पर भी डेटा बना रहता है।
नहीं भाई, ये तो रैम जो होती है वो तो वॉलेटाइल होती है ना, यानी बिजली के चले जाने पे डाटा उड़ जाएगा, तो ये बात तो गलत हो गई है। सेकंड, नॉट, क्योंकि रैम वॉलेटाइल होती है, नॉन वॉलेटाइल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैशे मेमोरी वर्क्स बिटवीन, कैशे मेमोरी अभी हमने पढ़ा नहीं है, रुक जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, रैम कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, रैम के अंदर क्या है, इनमें से क्या चीजें हैं रैम में? रैम कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, रैम में निम्नलिखित में से क्या होता है? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, क्या? रैम और रोम क्या है? सेमीकंडक्टर है, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था। रैम एंड रोम क्या है? सेमीकंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी। देखो ऑक्सिलरी मेमोरी कौन सी होती है, अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सिलरी मेमोरी किसे कहा जाता है? सेकेंडरी मेमोरी को। किसे कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी को। हाँ जी, तो इनमें से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? मैग्नेटिक, अभी ये पढ़ेंगे हम लोग, वैसे तो टॉपिक आपको क्लियर होगा, फिर भी आंसर मैं देती हूँ। देखो ध्यान से देखो, आप लोगों ने यहां पर ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन नहीं, ये नहीं पढ़ी है चीजें, तब भी हम यहां ध्यान दे सकते थे, ठीक है, ये पढ़ सकते थे हम लोग। कि पी रोम जो होता है वो तो प्राइमरी मेमोरी का यानी रोम का टाइप है, और रोम जो होता है वो प्राइमरी मेमोरी होता है, तो वो सेकेंडरी मेमोरी कैसे होगा? ठीक है, माना मैंने कि हमने ये बात नहीं पढ़ी अभी तक, लेकिन ये बात तो हमने पढ़ ली है ना। मैग्नेटिक टेप वैसे कैसेट होते हैं, पुराने टाइम पे जो हम गाने सुनते थे वो होते हैं। अगला देखो, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ओके, कैशे के बारे में है। नेक्स्ट, कैशे अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो कैशे का क्वेश्चन अभी हम कर नहीं सकते, इसीलिए, है ना जी। नहीं, फ्लॉपी नहीं होती है, वो फ्लैश मेमोरी होती है, डबल ई प्रॉम का टाइप। फ्लैश मेमोरी डबल ई प्रॉम का टाइप है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेन मेमोरी, इनमें से कौन सा मेन मेमोरी में हम यूज करते हैं? क्लास अभी चलेगी, क्योंकि आज मैं कैशे मेमोरी भी करवाऊंगी, जो मुझे टॉपिक करवाना था वो कवर नहीं हुआ है आज, इसलिए, क्योंकि हम लोगों ने एस रैम डी रैम में थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लिया है। हाँ जी, तो प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी हमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डी रैम का, और कैशे एस डी रैम में। नेक्स्ट, इनमें से फास्टेस्ट कौन सी मेमोरी है? इनमें से फास्टेस्ट कौन सी मेमोरी है? उसके लिए हमने हिरारिकी पढ़ी, उसके लिए हम लोगों ने हिरारिकी पढ़ी, तो फास्टेस्ट कौन सी थी जिसमें मैंने आपको हिरारिकी बताई थी? हिरारिकी में मैंने क्या बताया कि यहां पर रजिस्टर है, रजिस्टर के बाद कौन आता है? कैशे, कैशे के बाद प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के बाद सेकेंडरी मेमोरी, और फिर क्लाउड्स। तो सबसे तेज रजिस्टर है, लेकिन रजिस्टर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन कैशे जरूर दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कैशे मेमोरी। नेक्स्ट, कैशे ये पढ़ा नहीं है अभी हमने। हाँ, ईपीरोम इज जनरली इरेज्ड बाय यूजिंग, ईपीरोम को आमतौर पर किसके उपयोग से मिटाया जा सकता है, ये बताइए। ईपीरोम को इरेज किसकी मदद से किया जा सकता है? ईपीरोम को अल्ट्रा वायलेट रेस की जरिए हम लोग इरेज कर सकते हैं। मैं आपको ईपीरोम और डबल ईपीरोम में एक डिफरेंस और बताती हूँ। देखो, ईपीरोम में क्या होता है, जैसे सपोज ये ईपीरोम है, तो ईपीरोम में क्या करते हो आप? पूरे इस पोर्शन पर अल्ट्रा वायलेट रेस डालते हो, पूरे इस पोर्शन पर, तो मतलब ईपीरोम में एक साथ पूरा डेटा डिलीट होता है, डिलीट मतलब ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है, सब डिलीट, और उसके बाद हम इसमें डाटा लिखते हैं। लेकिन डबल ई प्रॉम में क्या होता है? डबल ई प्रॉम में ब्लॉक वाइज, यानी पूरा डाटा नहीं इरेज होता, छोटा छोटा पोर्शन इरेज होता है। ये पहले इरेज किया, फिर इसको इरेज किया, फिर इसको इरेज किया, ऐसे, फिर इनमें नई नई फाइल्स रखी, ऐसे। तो इन दोनों में एक ये भी डिफरेंस है,
कि ईपीरोम में एक साथ सारा डेटा इरेज हो जाता है, पूरी अल्ट्रावायलेट रेज डाली, सब उड़ गया, और उसके बाद फिर हमने इसमें कुछ लिखा। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर ब्लॉक वाइज। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए टाइप ऑफ रोम दैट कैन बी इलेक्ट्रॉनिकली इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड। बताइए। तो इलेक्ट्रिकली, हाँ इलेक्ट्रॉनिक बोल दिया ना, तो इलेक्ट्रिसिटी का हम इरेजिंग और रीप्रोग्रामिंग के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो यही की पॉइंट है, डबल ई प्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है जी, डेफिनेशन तो जितनी मर्जी बना लो, की पॉइंट्स एक एक लाइन मैंने लिखवाई है, उन्हीं से हमारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ रोम रिक्वायर, देखो क्वेश्चन की भाषा बदली है, मतलब वही है, तो मुझे मतलब समझ में आता है तो हम आंसर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली सिग्नल्स चाहिए डाटा को इरेज करने के लिए और कंटेंट को स्टोर करने के लिए, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डबल ई प्रॉम का। अगला, ये हमने अभी पढ़ा नहीं है, ये बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज मेड अप ऑफ SRAM एंड प्रोवाइड अ वेरी हाई एक्सेस स्पीड, कौन है, कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी। ये बताइए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, बताइए। पहली पहली स्टेटमेंट ट्रू है कि SRAM और DRAM जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी के टाइप है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। SRAM इज नॉन वॉलेटाइल नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, बाकी सारी स्टेटमेंट गलत है। DRAM फास्टर नहीं होती है SRAM से, DRAM स्लो होती है। SRAM रिक्वायर्स पीरियोडिक रिफ्रेशिंग नहीं, SRAM नहीं, वो DRAM को चाहिए होता है। ठीक है, तो ए स्टेटमेंट ही हमारी ट्रू है। नेक्स्ट, अब इनमें से बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ये क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ना, अब देखो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है, मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है, अब इन्हीं पर ये क्वेश्चन है कि कौन सस्ता है कौन महंगा है, ये बताना है ना। चलो तो देखें, क्या पहला क्या कह रहा है, इट प्रोवाइड फास्टर एक्सेस एज कंपेयर टू DRAM, यह DRAM की तुलना में तेज एक्सेस प्रदान करता है। SRAM तेज होता है ना, बात सही है, तो ये बात तो सही होगी कि जो SRAM है वो ज्यादा तेज होता है DRAM के कंपैरिजन में। दूसरा, DRAM सस्ता होता है, इट इज मोर एक्सपेंसिव देन DRAM, SRAM जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव है DRAM से, तो ये भी तो बात सही है, इट इज चीपर देन DRAM, बात तो ये वाली भी सही है। नहीं 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 नहीं, अच्छा इट मतलब SRAM को बोल रहा है, तो SRAM जो होता है वो महंगा होता है, तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है जी, 1 और 3, इट हैज हायर बिट डेंसिटी देन DRAM, डेंसिटी तो इसकी लो होती है ना, ये तो फॉल्स है, सिर्फ पहला और तीसरा सही है। पहला और सी कैसे दे रहे हो, 1 3 4 दे रखा है, पहला और तीसरा सही है, बी होगा आंसर, बी होगा आंसर इसमें, पहला और तीसरा बात सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू रिगार्डिंग RAM, ये बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है RAM के लिए,
क्या रैम नॉन वॉलेटाइल होती है? नहीं, रैम तो वॉलेटाइल होती है। रैम हैज अ स्लो एक्सेस टाइम टू स्टोरेज डिवाइस? नहीं, जो रैम है वो सेकेंडरी मेमोरी से तेज होती है, तो ये बात गलत हो गई। रैम कैन बी स्टैटिक और डायनेमिक, बात सही है, ये सही है कि रैम को हम दो भागों में बांटते हैं, जो एस रैम और डी रैम होता है। ठीक है जी, चलिए। रैम के अंदर बायोस होता है, सही बात है। बायोस आ गया तो बायोस की फुल फॉर्म देख लेते हैं, दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आउटपुट सिस्टम, काव्या आप प्लीज इसको एक बार वीडियो को और देखना, ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, हाँ, तो यहां पर सी ओनली सही है। कैशे मेमोरी अभी हमने पढ़ा नहीं है। चलिए, अब कैशे मेमोरी को पढ़ते हैं। कैशे मेमोरी क्या होती है? कैशे मेमोरी क्या है, इसे पढ़ते हैं। देखो, कैश मेमोरी सबसे तेज और छोटी मेमोरी है। तो ये स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी है। स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी है। ये हमारे पास मेल कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था। ठीक है, नहीं, बायोस रैम और रोम में नहीं होता। सिस्टम जो है हमारा वो रोम में लोड होता है। सॉरी, सिस्टम जब हम बूट करते हैं तब रैम में लोड होता है, और बूट स्ट्रैप की जो फाइल्स होती है वो रोम में पड़ी होती हैं। तो फर्मवेयर के लिए भी हमने रोम के बारे में पढ़ा था राहुल। ठीक है, दी स्टेटमेंट क्या था इसमें? रैम थोड़ी होल्ड करता है बायोस को, रोम होल्ड करता है बायोस को, तो स्टेटमेंट फॉल्स है ना ये। ऐसे कुछ भी थोड़ी मत लगा दिया करो आंसर। चलो देखो, जब हमने हिरारिकी की बात की, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास मेल कांस्टेबल में आया था। अगर हमारे पास ऑप्शन में, अगर हमारे पास ऑप्शन के अंदर, अगर ऑप्शन के अंदर रजिस्टर्स नहीं दे रखा, तो आंसर सबसे तेज और छोटी मेमोरी का आंसर कैशे हो जाएगा। अगर कैशे और रजिस्टर दोनों दे रखा है तब आंसर रजिस्टर होगा। अगर ऑप्शन में सिर्फ कैशे दे रखा है तो आंसर कैशे होगा। ये बात कैशे मेमोरी के लिए भी सही है कि कैशे मेमोरी वो मेमोरी है जो सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है। जब तक ऑप्शन के अंदर, जब तक ऑप्शन के अंदर रजिस्टर नहीं आ रखा तब तक ये बात सही है। जब ऑप्शन में रजिस्टर आ जाए तो आंसर रजिस्टर ही होगा, क्योंकि आपको मैंने हिरारिकी भी बताई है। ओके, अगला देखिए, अगली पॉइंट कि कैशे मेमोरी कहाँ होती है। तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन सीपीयू एंड रैम। ये सीपीयू और रैम दोनों के बीच में प्रेजेंट है। देखो कैसे, तो हमने एक डायग्राम पढ़ा था और वो डायग्राम क्या कहता था कि ये आपका सीपीयू है, ये रैम है और ये हार्ड डिस्क है। ये सीपीयू होता था, ये रैम यानी प्राइमरी मेमोरी, ये हार्ड डिस्क यानी सेकेंडरी मेमोरी होती थी। ठीक है, अब अभी तक हम पढ़ रहे थे कि रैम जो है वो ज्यादा तेज है, क्योंकि रैम की फाइल सीपीयू तक पहले पहुंचेगी। अब इन दोनों के बीच में एक मेमोरी आ गई, इन दोनों के बीच में एक मेमोरी आ गई जिसको मैं कैशे कह रही हूं। और कैशे से अगर मुझे सीपीयू तक पहुंचानी है फाइल को, तो इतना डिस्टेंस कवर करना है, तो सबसे फास्टेस्ट कौन हो जाता है? कैशे हो जाता है। अब रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर मेमोरी सीपीयू का कंपोनेंट है, सीपीयू के अंदर ही पड़ी है,
तभी तो रजिस्टर सबसे तेज है। लेकिन ऑप्शन में रजिस्टर ना हो तो तेज कौन है? कैशे। कैशे के बाद कौन है? रैम। रैम के बाद कौन है? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है जी। मनोज, इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास नहीं आता कि रैम के 3 टाइप हैं या 4 टाइप हैं, ये बताओ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास नहीं आता है। मैंने आपको चारों पढ़ा दिए हैं, तो अब आप चारों ही पढ़ लीजिए कौन कैसे काम करता है। बेसिकली क्वेश्चन जो 3 टाइप से ही बनते हैं। ओके, चलिए। तो कैशे मेमोरी के ये 3 पॉइंट बहुत जरूरी है। अब बात ये आती है कि कैशे मेमोरी है क्या। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। कैशे मेमोरी क्या है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। मुझे 10 मिनट और चाहिए स्टूडेंट्स, 10 मिनट और चाहिए। जब क्लाउड्स आएंगे तब क्लाउड्स को समझेंगे। सब कुछ एक साथ तो नहीं पढ़ सकते ना हम लोग। सुनिए, कैशे मेमोरी होती क्या है उसको सुनिए। जैसे आपने अपना फोन चलाया, अपने फोन में आप चीजों को मिनिमाइज करते होंगे। जैसे ये मेरा फोन है, तो मेरे फोन में चीजें मिनिमाइज है। मिनिमाइज का मतलब क्या है कि जहां पर मैंने चैट छोड़ी थी व्हाट्सएप की, वो चैट पर हूं मैं। ठीक है, ओके, ठीक है, हम कल पढ़ते हैं। लीव दिस। अब अपने डाउट्स बताओ मुझे, बहुत सारे डाउट्स हैं। ठीक है, पहली बात मेरी सुन लो ध्यान से। हम क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स भी पढ़ेंगे, रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर के टाइप भी, एमबीआर, एमडीआर, ये सब पढ़ना है हम लोगों ने। ठीक है, डेफिनेटली नहीं बढ़ेगी क्लास आगे, ये सीधी सी बात है। तुम लोग मतलब एक्स्ट्रा चीजें ले लेकर आते हो। जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे? सीधा बताओ, अभी तक आप लोग का मेमोरी टॉपिक नहीं खत्म हुआ है। सैटरडे को छुट्टी नहीं है, संडे को छुट्टी नहीं है, इस तरीके से सिलेबस आगे नहीं पढ़ेगा। ठीक है, अभी दूसरा दिन है, मैं आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका बता रही हूँ। आप लोग सीरियसली, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पैसा खर्चा कर कर हम लोग आ गए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हम पढ़ना ही नहीं चाहते, वो हिसाब है। क्वेश्चन पेपर में मनोज चिंपा टेलीग्राम ग्रुप में ना भेज देना कि मैम हमारे पास ये क्वेश्चन है, आप बताओ इसका आंसर 3 करें या 4 करें, ये मुझे भेज देना। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके जी, चलिए। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चीज़ को हम कल कवर अप करेंगे। एक दो क्वेश्चंस के आंसर दे दो बस, फिर आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ये बता दो, कैशे मेमोरी वर्क्स बिटवीन। आप लोगों को ये समझ में नहीं आता कि मैं अगर क्वेश्चंस की बात करूं, क्या सेम लैंग्वेज यही क्वेश्चन की आ जाएगी? नहीं। अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो हम क्वेश्चन का एलिमिनेट कर सकते हैं आंसर। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और शायद ये डेंसिटी और ये सब वाला कई स्टूडेंट्स ने पढ़ा भी ना हो ऐसा चीज़ें, ये मुझे गारंटेड है। तो कैशे मेमोरी किसके बीच में होती है? सीपीयू एंड रैम के बीच में होती है। बताना स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों ने ये पढ़ा था डेंसिटी एंड पावर कंजप्शन वाला इतने डिटेल में? एस रैम और डी रैम पढ़ा था? ये बताना मुझे। एक इसका भी मुझे आंसर दे दो, एस रैम और डी रैम ये सब पढ़ा था आपने इतना डिटेल में? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जिसमें है कैशे मेमोरी एक्ट एज अ बफर। बफर का मतलब होता है खाली जगह। खाली जगह, मैं आपको कैशे के, रजिस्टर के, इनके की पॉइंट्स भी बताऊंगी, कैसे क्वेश्चंस को एलिमिनेट करते हैं। ओके,
चलिए, तो आंसर क्या है? रैम एंड सीपीयू। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन थोड़े से अलग हो जाते हैं। यहाँ पर मेन मेमोरी आ गया है, रैम ना देकर मेन मेमोरी दे दिया गया है, और बफर का मतलब होता है खाली जगह। ठीक है जी, चलिए। तो अब हम थैंक यू सो मच कर रहे हैं, और क्लासेस धीरे धीरे, क्लासेस का टाइम बढ़ता चला जाएगा। मैं डेफिनेटली 2 आवर की क्लासेस बहुत जल्द से कंडक्ट करने लग जाऊंगी। जैसे आज हम लोगों ने 15 मिनट एक्स्ट्रा ही पढ़ा है, तो धीरे धीरे हम 1.5 घंटा और उसके बाद 2 घंटा हम करना शुरू कर देंगे। बिकॉज हमें टाइम लगता है पढ़ने में, हमें टाइम लगता है समझने में। इस तरीके से हमारा सिलेबस पूरा नहीं होगा, सीधी सी ये बात है। ओके एवरीवन, चलिए। तो आज के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, कल मिलते हैं, और प्लीज़ इनको रिवाइज करिए और थोड़ा से पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों को अच्छा ही लेवल दूंगी, चिंता मत करो। और मैं कल मोस्ट प्रोबेबली देखती हूँ कि मैं आप लोगों को 11th और 12th की बुक्स दिखा दूंगी कि कौन सी, अगर आप लोग बुक परचेज करना चाहते हो और बिल्कुल एग्जैक्ट कंटेंट उठाना चाहते हो, तो मैं कल आप लोगों को 11th और 12th की बुक्स दिखा दूंगी। वो आप चेकआउट कर लेना, अगर खरीदना चाहो तो खरीद लेना। ठीक है, थैंक यू रविंदर, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं हम लोग सेम टाइम पर।